हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। साथियों, एक बार फिर हम आपके साथ उपस्थित हैं अपने नए क्वेश्चन को लेकर के, नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के, जो आपके आईआरडी एग्ज़ाम या जो भी आप अपने इंश्योरेंस में या हेल्थ इंश्योरेंस में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और उसके एजेंट आप बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाया जाए, ताकि एग्ज़ाम आप अच्छी तरह से बीट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस पहले क्वेश्चन से। स्वास्थ्य बीमा इनमें से किस जोखिम को देखने के लिए बनाया गया है? स्वास्थ्य बीमा इनमें से किन से जोखिम को देखने के लिए बनाया गया है, ये आपको बताना है। देखिए, स्वास्थ्य बीमा का तात्पर्य आप जानते ही होंगे कि हेल्थ से संबंधित रहता है, यानी कोई हम बीमार हो जाते हैं, तो तब हमारा जो हेल्थ स्वास्थ्य बीमा है, वो काम आता है हमारे। ठीक है? तो आकस्मिक लाभ के लिए हम करते हैं, तो ऐसा नहीं है। अनंतता के लिए करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। और मर्त्यता यानी कि मृत्यु के लिए करते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो आंसर कौन-सा बच रहा है, वही आपका सही होगा। कौन-सा आंसर आपका है? ये आपका तीसरा जो आंसर है, रुग्णता यानी कि रोग, यानी बीमारी के लिए जो है, हम अपना हेल्थ स्वास्थ्य बीमा जो कराते हैं, वो रोगी जो व्यक्ति होता है, वही लाभ इसका उठा पाता है। ठीक? यानी रोग के लिए हम इसको करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है। यानी जो बीमा कंपनियां द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है, जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है? यानी कि जो आप पॉलिसी लेने जा रहे हैं या कस्टमर को आप देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में जो आपको जानकारी देगा, उस उत्पाद को क्या कहेंगे? ठीक है? वो आपको बताना है। देखिए, पहला है सूचना डॉकेट, ये भी नहीं बोला जाता है। दूसरा प्रस्ताव उद्धरण, ये भी नहीं कहा जाएगा। तीसरा है प्रस्ताव पेपर, ये भी नहीं कहा जाएगा। और चौथा जो आपका है विवरण पुस्तिका, यानी जिसको हम बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस। ठीक है? यानी कि उस प्रॉस्पेक्टस में बीमा कंपनी द्वारा जो भी पॉलिसी दी जा रही है कस्टमर को, उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ में विवरण दिया होता है। ठीक है? तो ये प्रॉस्पेक्टस इसको हम बोलते हैं, यानी हिंदी में उसको विवरण पुस्तिका भी कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है हमारा ऑप्शन कर ब्रेक का पूरा लाभ, गलत ऑप्शन है। दूसरा है कर चोरी। तीसरा है विवेकपूर्ण के फलस्वरूप कम हुआ बोझ, या चौथा है अधिकतम कर लाभ। ठीक है? तो जो कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पर वो आपको बताना है। तो ये कर चोरी जो है, वो कर नियोजन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है? बाकी सारी चीज़ें किसमें आएँगी? कर नियोजन के उद्देश्य में आती हैं, बट चोरी करना, जो कर की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी की जाती है, वो आपका कर नियोजन का उद्देश्य में नहीं आएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निवेश सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध है? जो निवेश हो रहा है, निवेश सीमा और प्रतिफल के बीच क्या संबंध होता है, वो आपको बताना है। देखिए, दोनों किसी भी तरह से संबंधित नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। और दूसरा है बड़ा निवेश और छोटा प्रतिफल, यानी बड़ा निवेश किया जा रहा है, तो उसको बदले में जो लाभ मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, वो कम होगा, तो ये भी गलत है। और तीसरा है हमारा बड़ा निवेश और सीमा बड़ा प्रतिफल, यानी निवेश की जो सीमा होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको लाभ होगा। यानी कि अगर हम 1 लाख की एफडी कर रहे हैं, ठीक है, और 10% का अगर हमको ब्याज मिल रहा है, तो हमारा 10,000 रुपये जो ब्याज का बनेगा, वो बनेगा। यानी कि हमारी निवेश की सीमा कितनी? 1 लाख। और वहीं हम अगर 2 लाख निवेश कर देते हैं, तो हमारा जो प्रतिफल होगा, यानी ब्याज जो मिलेगा 10% के हिसाब से, वो हमारा 20,000 हो जाएगा। यानी बड़ा निवेश और बड़ा प्रतिफल। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, वो आपका सही होगा। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बड़ा निवेश सीमा, यानी बड़ा निवेश सीमा और प्रतिफल कर अधिक कर, यानी इनकम टैक्स उस पर अधिक लग जाएगा। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है, वो हमारा एकदम राइट आंसर है, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
प्राधिकरण एक डुप्लीकेट लाइसेंस जारी कर सकता है अगर यह खो गया है या नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है। देखिए, जो प्राधिकरण है हमारा आईआरडी है, वो एक डुप्लीकेट आपको दूसरा लाइसेंस भी जारी कर सकता है यदि वो खो गया है, नष्ट हो गया है या विकृत हो गया है ना? तो उपरोक्त जो तीनों ऑप्शन हैं, वो तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन रहेगा, यानी उपरोक्त सभी आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही आपका फिट बैठेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन-सा नैतिक जोखिम का उदाहरण है? एक नैतिक जोखिम का उदाहरण आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, हम चौथे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। चौथा हमारा है, प्रीमियम भुगतानों में चूक करने वाला बीमा धारक। देखिए, लगातार इसे हमने कंटिन्यू, ठीक है, 1 से 10 साल की अगर हमने पॉलिसी ले रखी है, ठीक है, तो कंटिन्यू उसको हर साल उसको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रीमियम भुगतान में अगर चूक हो जाती है, छूट जाता है, उस समय क्या रहता है, हमारी बीमा पॉलिसी जो है ब्रेक हो जाती है। उस समय अगर कोई कैजुअल्टी होती है, तो वो हमको नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। अगला देखते हैं, स्टंट करने वाले के दौरान स्टंट कलाकार की मौत हो जाती है। तो ये भी एक नैतिक जोखिम का उदाहरण नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो स्टंट कर रहा था, इसलिए उसकी मृत्यु जो है वो हुई है, वो इसमें कवर नहीं होगा। पॉलिसी दस्तावेज में झूठी जानकारी देने वाला प्रस्तावक। अगर पॉलिसी लेते समय कस्टमर ने बीमा एजेंट को गलत जानकारी दी है और गलत जानकारी देकर के उसने पॉलिसी ले ली है, और उसके बाद में अगर सही जानकारी पता चलती है, तो क्लेम अगर कोई होता है, कोई कैजुअल्टी होती है, तो उसमें कोई भी क्लेम जो है वो आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। और पहला ऑप्शन जो हमारा है, अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति, क्योंकि वह पीने में अभ्यस्त है, ठीक है। तो नैतिक जोखिम का यहाँ पे उदाहरण पूछ रहा है। तो ये देखिए, जो पॉलिसी दस्तावेज ये भी आपका नैतिक नहीं था, स्टंट करने वाला ये भी नैतिक नहीं था, और प्रीमियम के भुगतान में चूक करने वाला बीमा धारक ये भी आपका नैतिक जोखिम में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नैतिक जोखिम में कौन जाएगा आपका? ये पहला ऑप्शन है, अत्यधिक मात्रा में शराब पीने वाला व्यक्ति, क्योंकि वह पीने में अभ्यस्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्त करने की आवश्यकता होगी? किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक नियुक्त व्यक्ति की नियुक्त करने की आवश्यकता होगी? देखिए, पहला अगर हम ऑप्शन देखेंगे, तो यहाँ पे पॉलिसी धारक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तब उसको नियुक्त करना पड़ेगा, गलत है। बीमा धारक नाबालिग होने पर, क्योंकि उसका बीमा ही नहीं होगा, तो नाबालिग होने का सवाल ही नहीं उठता है। और तीसरा है, पॉलिसी धारक विवाहित नहीं है, तब भी हम कोई भी नियुक्त उसमें नॉमिनी कर ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद में जो है हमारा अगला ऑप्शन है, देखिए, नॉमिनी यहाँ पर किसी और को भी बनाया जा सकता है ना? तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे नियुक्त करने की आवश्यकता ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। लेकिन नामिक जो नामिती एक नाबालिग है, यानी कि एक नियुक्त, जैसे किसी कस्टमर ने पॉलिसी ली, ठीक है? एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी कस्टमर ने एक पॉलिसी ली थी, ठीक है? उसने पॉलिसी ले ली और इसमें उसने आपको ज़ेड को जो है वो क्या बना दिया, नॉमिनी बना दिया। लेकिन यहाँ पर इसको नॉमिनी बनाया तो है, लेकिन फिर भी एक और नामित व्यक्ति की आवश्यकता यहाँ पर हो रही है। तो ज़ेड क्या है? ज़ेड अगर नाबालिग होगा, इसको भी नॉमिनी बना रहा है, तो इसके साथ-साथ हमें जो है किसी व्यक्ति को जो बालिग होगा, उसको भी हम नॉमिनी यहाँ पर बनाएँगे। यानी वो नियुक्त करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है? यानी उसकी माता को हम बना सकते हैं, या अगर कोई है परिवार में कोई सदस्य, तो उसको हम बना सकते हैं। एक नाबालिग अगर व्यक्ति जो है उसने अगर नॉमिनी उसको बना लिया है तो, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन-सी उपभोक्ता शिकायत निवारण एजेंसी, ये देखिए, इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इनमें से कौन-सी उपभोक्ता निवारण एजेंसी 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर ध्यान देगी? ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है? तो पहला है हमारा जिला परिषद, दूसरा है राज्य आयोग, तीसरा है जिला फोरम और तीसरा है राष्ट्रीय आयोग। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही है वो है राज्य आयोग, यानी राज्य आयोग में जो है वो 20 लाख रुपए से 100 लाख रुपए तक के उपभोक्ता विवादों पर जो है वो आपका निपटारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर एक निश्चित पॉलिसी दस्तावेज, ठीक, के विवरण के लिए जटिल भाषा का प्रयोग किया जाता है,
तो इनमें से कोई अस्पष्टता उत्पन्न होती है तो इसे आमतौर पर कैसे समझा जाएगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी ले चुके हैं अपने वीडियो में। तो इसका जो सही आंसर है बीमा धारक के पक्ष में आपका सही होगा। जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन्होंने अभी टिक भी कर लिया होगा। तो फिलहाल इसको हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा देते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवधि के दौरान, ठीक है, किस अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक ने कई पॉलिसी खरीद ली हैं और वह इसे रखना नहीं चाहता है और उसे लौटाकर पैसे प्राप्त करना चाहता है, तो जो है वो कौन-सा यहाँ पर कहलाएगा? यानी फ्री ट्रायल कहलाएगा या स्वतंत्र मूल्यांकन कहलाएगा या फ्री लुक कहलाएगा या निरस्तीकरण कहलाएगा? तो यहाँ पर देखिए उसको हम ये भी क्वेश्चन हमने लिया है पहले अपने वीडियोज़ में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी फ्री लुक वो कहलाता है, ठीक है? फ्री लुक पीरियड कितने दिन का होता है? हमने आपको बताया था कि 15 दिन का समय होता है। 15 दिन के अंदर यानी पॉलिसी बॉन्ड जब भी कस्टमर को रिसीव हो जाता है, उस डेट से लेकर के 15 दिन के अंदर-अंदर वो एप्लीकेशन एक कंपनी में दे सकता है कि हम मुझे जो पॉलिसी है वो नहीं समझ में आ रही है, मैं इस पॉलिसी को निरस्त कराना चाह रहा हूँ, कृपया हमारा जो है भुगतान निरस्त कर भुगतान करने की कृपा करें, ठीक है? इस तरह से एक एप्लीकेशन बीमा ऑफ़िस में आप दे देंगे और 15 दिन के बाद में जो पॉलिसी कैंसल होकर के आपके अकाउंट में ही पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन हमारा वित्तीय बाज़ारों में विस्तारण, विशाखन यानी कि डाइवर्सिफ़िकेशन से जोखिम कैसे कम हो जाता है? ठीक है, वित्तीय बाज़ारों में। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, निवेश के बीच समय के अंतर को कायम रखना है, ठीक है? दूसरा है, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निधि का विकेश निवेश है। बहुविध स्रोतों से निधि संग्रहित कर एक ही स्थान पर निवेश कर देते हैं या सुरक्षित संग्रहित संपत्तियों में निवेश है। तो देखिए, वित्तीय बाजार यानी कि जो शेयर मार्केट की हम बात कर लें या मार्केट की बात कर लें, वहाँ पे जोखिम को कैसे कम हो जाता है ये पूछ बता रहा है यहाँ पे। तो विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निधि का निवेश यानी कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग, ठीक है, निवेश किया जाता है एक-एक करके। इसमें इसमें जो है हम अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। सपोज़ करें जैसे कि हमने टाटा मोटर्स कंपनी में पैसा 1 लाख रुपए हमने लगा दिया, ठीक है? तो क्या रहेगा, टाटा मोटर्स के अगर शेयर हमारे गिर जाते हैं, ठीक है? तो क्या रहेगा, हमारा 1 लाख रुपए वो जोखिम है, अगर 50% गिर गया तो हमारा 50,000 ही रह जाता है। और वहीं अगर हमने 25-25 हज़ार करके 4 जगह उस पैसे को लगा दिया है, 4 कंपनियों में लगाया है, तो टाटा मोटर्स के शेयर अगर हमारे गिरते हैं, तो लगभग 50% अगर गिरा था तो हमारा 12,500 यहाँ पे नुकसान होता है। लेकिन क्या है कि हमारे अगले जो 3 कंपनियों में हमारा निवेश है, वहाँ पर पैसा हमारा अगर बढ़ गया है, तो वहाँ पर हम उस निवेश के जोखिम को कम कर सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने 25,000 यहाँ पर भी लगाया था, तो ये 25,000 हमारा कितना हो गया, अगर 50% बढ़ गया हमारा तो 50,000 हो जाता है ये, ठीक है? यहाँ पर 20% अगर बढ़ गया, तब भी हमारा लगभग कितना हो जाता है, ये भी हमारा 5,000 समथिंग बढ़ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारा डाइवर्सिफ़िकेशन जो हो जाता है, हमारे रिस्क जो है वो कम किया जाता है अलग-अलग कंपनी में लगा कर के, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, कौन-सा? विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में निधि का निवेश, ठीक है? देखिए यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, निधि संग्रहित कर एक ही स्थान पर निवेश कर देना, ठीक है? ऐसा नहीं है, इससे जोखिम जो है हमारा कम नहीं होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प दबाव का उदाहरण है? यानी प्रेशर। तो ये भी देखिए क्वेश्चन हमारा रिपीट हो रहा है, यानी रमेश महेश को धमकी देता है, यदि उसने संविदा पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उसे मार डालेगा। यानी मारना क्या हुआ, धमकी दी जा रही है यहाँ पर। धमकी क्या है, एक दबाव का उदाहरण यहाँ पे बन रहा है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लेंगे आसानी से। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जीवन बीमा उत्पाद का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवन बीमा का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, वो देखिए यहाँ पे कर में छूट होता है या धन संचय होता है या सुरक्षित निवेश का अवसर होता है या व्यक्ति की उत्पादक क्षमताओं के आर्थिक मूल्य के नुकसान के विरुद्ध संरक्षण होता है। यानी व्यक्ति की उत्पादक जो क्षमताएँ की आर्थिक मूल्य है, यानी कि जो उसका आर्थिक स्थिति है, जितना पैसा यानी कि जो आमदनी हो रही है, जो उसने संपत्ति का बीमा किया है, तो उसकी जो भरपाई है, यानी उसका कह सकते हैं हम संरक्षण किया जा रहा है जिससे कि उसको और नुकसान न हो सके या नुकसान भी अगर कुछ हो रहा है, तो उसकी भरपाई की जा सके, ठीक है?
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जोखिम संग्रहीकरण के ज़रिए किए जाने वाले जोखिम अंतरण को क्या कहते हैं? जोखिम संग्रहीकरण के ज़रिए किए जाने वाले जोखिम अंतरण को क्या कहेंगे, ये आपको बताना है। जोखिम घटाना नहीं कहेंगे, निवेश नहीं कहेंगे, बचत नहीं कहेंगे, सिर्फ़ इसमें आपका बीमा जो है वो कहा जाएगा। इसको आप याद कर सकते हैं कि जोखिम संग्रहीकरण के ज़रिए जो किए जाने वाले जोखिम अंतरण को हम क्या कहते हैं? बीमा कहेंगे, ठीक है? इंश्योरेंस कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंधन मुक्त बीमा के पीछे उद्देश्य क्या है? बंधन मुक्ति। बंधन यानी ऋण वगैरह जो लिया जाता है उससे संबंधित यहाँ पे बात आएगी। तो चूक के मामले में बेदखली करना से बचना है, ये भी गलत है। सस्ती बंधक दरों की सुविधा प्रदान करना, ये भी गलत है। आवास ऋण लेने वालों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यानी जो होम लोन लेते हैं उनके लिए जो है वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर बंधक मुक्ति का उद्देश्य जो है किसके पीछे है? होम लोन के लिए है, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल पे आपने पहली बार विज़िट किया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह तैयारी के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।